हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1। पिछले अपने क्लास के अंदर साथियों अपन ने कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास किया था जिसमें अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था साथियों। उसी सीरीज को आज अपन आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नए क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, आज अपन क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए साथियों, अपन एक सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। इस सूत्र पर दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो अपन ने पिछली वाली क्लास में किया था कि हमें दो संख्या दे रखी थी और हमें ये बोला जा रहा था कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो और आप इसके लिए सत्यापित करो कि दो संख्या का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता गुणा के। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों संख्याओं का गुणा भी कर रहे थे एक बार, फिर एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे, उसका गुणा भी कर रहे थे, दोनों बराबर आ रहे थे तो हम लिख रहे थे कि संख्याओं का गुणा होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। लेकिन इस पर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है, कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657। ठीक है, ये दो संख्या दे रखी है 306 657। इसका आपको एचसीएफ कितना दे रखा प्यारे साथियों 9 और आपसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात करो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है कि हमें एचसीएफ दे दे और एलसीएम पूछे, तब आपको गुणनखंड करके नहीं करना है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो कैसे करेंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र। तो इसका जब आप हल करोगे तो सूत्र होता है संख्याओं का गुणा। संख्याओं का जो गुणा होता है वो प्यारे साथियों एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। अब यहां आप देखोगे संख्याओं के गुणा में कौन कौन आएगा, तो एक तो 306 आ जाएगा, एक 657 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही संख्या चल रही है। बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ देखो, यहां जो कोष्टक के बाहर जो संख्या होती ना, बराबर में वही वैल्यू होती, इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ एलसीएम लिख देता तो बराबर में जो संख्या दे रखी वो आपका एलसीएम होता। यहाँ मैंने एचसीएफ लिखा, इसका मतलब ये एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 और एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम की जगह एलसीएम। मुझे एलसीएम चाहिए, तो देखो समीकरणों में क्या होता है, जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं एक तरफ कर देते हैं। तो 9 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखो 306 इंटू 657 और इसमें आप किसका भाग दे दोगे, 9 का भाग दे दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। 9 से काट लो, देखे कौन कट रहा है इसमें, देखो 6 और 3 कितना होता है 9, तो ये 9 के पाड़े से कटेगा, कितनी बार कटेगा 9 तेरी 27, कितनी बार गया 3 बार गया 27। 27 के बाद आपके पास कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये बनेगा 36, फिर आता 9 चौक 36। तो यहां देख लो, अब अपने पास बचा कि जो एलसीएम का जो मान आएगा वो आ जाएगा 34 इंटू 657। तो यहाँ देखो 657 को आप किससे गुणा करोगे, 34 से। पहले 4 से कर लो, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 कितना होता है 22 के 2 हासिल के 2 और 6 चौक 24 और 2 कितना होता है, तो 26 होता है। फिर वापस करो, इसको हटाओ, अब 3 से गुणा करो, 3 इंटू 7 कितना होता है 21 का 1 हासिल के 2, 5 तेरी 15 और 2 कितना होता है 16 17, 7 हासिल का 1 हो जाएगा, 6 तेरी 18 और 1 कितना होता है 19 होता है। जोड़ लो, ये आ गया 8 2 और 1 3, 6 6 12 ने 13 का 3 हासिल का 1, 9 1 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1 और ये 2, तो ये आ गया 22,338। तो प्यारे साथियों आपका आंसर आ जाएगा 22,338। तो इस प्रकार हमें एचसीएफ दे रखा हो तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र का उपयोग करके। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ढंग से नोट करें। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन 3 था जो अपना थोड़ा मिस हो गया है, पहले उसको कर लेते हैं, डायरेक्ट फोर्थ पे आ गए अपन। इसमें क्या बोला जा रहा है साथियों कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। थोड़ा ढंग से समझना, जो हमने गुणनखंड निकालना सीखा है उसी को काम लेते हुए हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर संख्या दे रखी देखिए 12 15 और 21, मुझे इनका क्या चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। तो जब भी दोनों चीजें चाहिए एचसीएफ और एलसीएम, तो उनके गुणनखंड अलग अलग निकालने हैं। कैसे, तो यहां देखो सबसे पहले मैं 12 के गुणनखंड निकालता हूं, 2 से भाग जा रहा है, 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है 6 बार। फिर यहाँ देखिए 2 का भाग जा रहा है 6 में कितनी बार 3 बार जा रहा है, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार जा रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 15, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, सीधा 3 का जा रहा है। ऐसा नहीं कि 15 को देकर आप 5 का भाग दे दो, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है।
3 का भाग 2 15 में 5 बार जा रहा है, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 21 की, तो 21 में आप देखोगे डायरेक्ट 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21 और 7 में 1 बार 7 का भाग, ठीक है। ये जो आपने गुणनखंड निकाले इनको इनकी संख्या के सामने लिख दो। कैसे? जैसे बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर 12 के निकाले, 12 के क्या आए थे, 2 की घात 2 आया और 3 की घात 1 आया, 2 की घात 2 और 3 की घात 1 आया। फिर बात करते हैं 15, 15 के गुणनखंड क्या है प्यारे साथियों, तो 3 की घात 1 5 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 आया। फिर 21 के क्या आए, तो 21 के आ जाएंगे आपके पास 3 की घात 1 और 7 की घात 1। इस प्रकार से आपको सजा करके इनको लिख देने जो भी गुणनखंड आते हैं उनके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम लिखेंगे कैसे। तो साथियों एलसीएम के अंदर आपको प्रत्येक संख्या को लिखना है, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 भी लिखना है, 3 है तो 3 भी लिखना है, 5 है तो 5 भी लिखना है, 7 है तो 7 भी लिखना है। लेकिन लिखना कैसे, जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि मैं 2 लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे 2 मिला। अब यहां देखा जाएगा कि 2 की अधिकतम घात कितनी चल रही है, तो आप देखोगे कि 2 की अधिकतम घात कितनी, 2 और कहीं 2 है क्या, नहीं, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 3 लिखना है तो 3 की अधिकतम घात कितनी, 1 ही है, तो 3 की घात 1 आ जाएगा। 5 भी 1 वाले ही है और 7 भी 1 वाले ही, ठीक है। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो 4 तेरी 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 420 आ गया। अब मुझे चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ में आपको सभी संख्या को नहीं लिखना है, एचसीएफ में उसी संख्या को लिखना है जो तीनों गुणनखंड में आ रही हो। जैसे देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो एचसीएफ में 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों गुणनखंड में नहीं है। अब मेरी बात सुनो, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब बात करते हैं यहाँ तो आपके क्या तीनों एक एक घात वाले हैं, क्या है, एक एक घात, इधर भी एक घात, इधर भी एक घात, इधर भी एक घात। अगर घातें अलग अलग होती तो हम कौन सा लिखते हैं, कम घात वाला लिखते हैं। तो ध्यान देना एलसीएम में तो हमेशा ज्यादा घात वाला लेते हैं और एचसीएफ में हमेशा कम घात वाला लेते हैं। तो यहाँ 3 की घात 1 यानी 3 आपका क्या हो जाएगा साथियों, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या कर सकते हैं साथियों, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना है और एक बार जिस संख्या को लिया जा रहा है उसको उसकी अधिकतम घात में लेना है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है, उसी संख्या को लेना है जो तीनों अब गुणनखंड के अंदर आ रही हो। अगर 4 संख्या दे दे तो चारों के गुणनखंड में वो संख्या आनी चाहिए तो ही उसको लेना, बाकी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन, इसको नोट करो, फिर अपन इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं प्यारे साथियों, वो ये है कि 17 और 23 और 29, ये देखो तीनों ही अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, खुद का ही जाएगा, देखना। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का भाग जाएगा एक बार, 23 के करेंगे तो 23 का भाग जाएगा, इसमें भी एक बार जाएगा। 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी 29 में 29 के जाता एक बार। आगे बात सुने, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 17 की घात 1 आया। 23 के क्या है, तो 23 की घात 1 आया। 29 के क्या है, तो 29 की घात 1 आया, ठीक है, क्लियर। अब मुझे लिखना एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में मुझे सभी संख्या को लेना है, 17 है तो 17 भी आएगा, 23 है 23 भी आएगा, 29 है तो 29 भी आएगा। और एक बार में एक ही लेना, लेकिन यहाँ सब एक एक बार ही है, तो 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और 29 आ जाएगा। इसका जो भी गुणा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब बात करते हैं, यहाँ समस्या आ रही एचसीएफ की। आप सोच रहे होंगे सर ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों के अंदर आ रही हो, तो क्या एचसीएफ 0 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, एचसीएफ 0 नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ना सबके अंदर एक तो है ना, एक से गुणा कर दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 29 को 1 से गुणा करूंगा तो होगी वही बात है, 23 को 1 से करूंगा तो वही बात, 17 को 1 से करूंगा तो बताओ सब में कॉमन कौन आ रहा है, एक, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसी स्थिति में आपको एचसीएफ को 1 लेना है जब आपके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि सबका मालिक एक है, ठीक है। तो यहां पर हमने एचसीएफ इसका लिख लिया 1 होगा और एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको आप नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन को समझो, हमें संख्या दे रखी है 8 9 25, हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 8 के निकाल लो सब, ये 8, 8 में देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, 2 1 2। फिर देखो 9, 9 में तो 3 का भाग ही जाता है, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, वापस 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर 25 में 5 का भाग जाता है, 25 में 5 का भाग 1 बार, सॉरी 5 बार जाता है, 5 25, फिर वापस 5 का भाग 1 बार आ जाएगा। सबके गुणनखंड उनके सामने लिखो। तो सबसे पहले 8 का नंबर, तो 8 के लिए क्या आया, 2 की घात 3, 9 के लिए क्या आया, 3 की घात 2, 25 के लिए क्या आया, तो 25 के लिए 5 की घात 2 आया। अब मुझे लिखना है एलसीएम, क्या लिखना है, एलसीएम।
तो एलसीएम में देखूंगे मुझे सभी संख्या को लेना है, 2 है तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो 2 की घात 3 आ जाएगा, 3 की घात 2 आ जाएगा और 5 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में आ जाएगा साथियों, देखो इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9 और 5 की घात कितना होता है 25। ठीक है, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, इसको कर लो 8 8 8 नमा की 72, तो ये हो जाएगा इंटू 25 हो जाएगा, 25 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 50 का 0, हासिल का कितना हो जाएगा 5, फिर वापस आ जाएगा 25 चौक 100 और फिर वापस 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौक 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, 25 साते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा 180 यानी 1800 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ में देखो कुछ भी कॉमन है क्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो, 3 है तो एक जगह है, 2 है तो एक जगह, 5 है तो एक जगह, तो कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों 3 संख्या 2 या 2 संख्या 2 हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या बोला जा रहा है कि n कोई प्राकृत संख्या है, n क्या है प्यारा साथियों, प्राकृत संख्या। क्वेश्चन को समझे, n प्राकृत संख्या है तो उसके लिए मुझे बताना कि क्या 6 की पावर n, कोई भी जहां पर संख्या होगी 6 की पावर n, क्या ये 0 अंक पर समाप्त हो सकता है, क्या 0 अंक पर समाप्त हो सकता है क्या, ये मुझे बताना है। तो मुझे बताओ अगर कोई भी संख्या 0 अंक पर समाप्त हो रही है, यानी जिसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है साथियों 0 आ रहा है, तो मुझे बताओ वो संख्या किस किस से विभाजित होगी, तो आप बोलोगे सर वो 2 से विभाजित होगी और वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ये तो हम फिक्स जानते ही हैं। यानी अगर कोई भी अंक आपका 0 इकाई वाले अंक पर समाप्त हो रहा है, यानी 0 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर कोई संख्या समाप्त हो रही है मतलब इकाई पे 0 आ रहा है, तो वो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, यानी उसके गुणनखंड में कौन आएगा, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो इस सवाल का जब भी जवाब देना हो तो एक ही काम करना, यहां जो कोष्टक में संख्या दी जाती है इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो यहां पर अपन देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या देखते हैं प्यारे साथियों, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आप अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 6 का क्या होता है 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, भाई 6 का तो होता है 2 इंटू 3 की पावर n, ये अभाज्य गुणनखंड। तो आपने देखा अभाज्य गुणनखंड जब आपने किया तो अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या मिला, 2 भी मिला और 3 भी मिला, यहां आपको 5 मिला क्या, नहीं मिला, तो आप बोलोगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं है, इसलिए ये जो आपको संख्या दे रखी है वो आपके 6 की पावर n है वो 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 2 और 5 दोनों होता तो मैं कहता कि ये संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। भाई गुणनखंड में अंक आएगा तभी तो अपन कह पाएंगे ना वो 0 पर समाप्त होगा, तो 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, केवल 2 से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से काम नहीं चलेगा। यानी एक चीज दिमाग में बिठा लो कि आपको जो संख्या दी जाती है उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो अपना काम नहीं चलेगा, ठीक है, 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां अपन देखेंगे कि चूंकि अभाज्य गुणनखंड, या आप देखोगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः 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 अपन क्या लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी n प्राकृत संख्या के लिए, किसी n प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस चीज को आप बहुत ही आराम से समझे, कोई विशेष बात नहीं है इसमें कि भाई अपन कह रहे हैं कि इस रूप का नहीं आया है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहां पर अगर मैं बोल देता कि 20 की पावर n, थोड़ा इसको समझो, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि क्या 20 की पावर n ये कभी 0 हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 20 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो 2 का भाग देते हैं 10 बार जाता है, फिर 2 का भाग देते हैं 5 बार जाता है, 5 का भाग देते हैं 1 बार जाता है,
तो ये अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं हमें 2 की घात 2 और 5 की घात 1 और n। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है, पॉइंट को नोट करें। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है, तो 20 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये 0 अंक पर समाप्त हो सकता है, 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। बस इतना सा काम करना है कि यहाँ जो अंक होता है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और बोलना है कि अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप के हैं 2 की घात m और 5 की घात n, m और n क्या है, घात है, इस रूप का है तो हम बोलेंगे कि ये किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। नहीं है तो हम बोल देंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठाओ, इसको थोड़ा ध्यान दो, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमें कुछ इस प्रकार की दो संख्या दे रखी है, ये भाज्य है तो क्यों है ये हमें बताना है। एक चीज दिमाग में बैठो, भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता हो, एक का भाग जाता हो और भी किसी संख्या का भाग जाता हो, यानी एक के अतिरिक्त किसी का भाग जाता हो, जिसके गुणनखंड में एक के अलावा और कोई संख्या आ रही हो, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं इसमें देखता हूं कि क्या इसमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है या नहीं, तो उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही, देखो प्लस के इधर 13 है और इधर 13 है, तो मैं 13 को क्या कर लूंगा, कॉमन, तो यहां से आएगा 7, फिर आएगा 11 और 13 का भाग 13 में एक बार, तो यह देगा इंटू 1। कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है। ठीक है, 13 का भाग 13 में एक बार, फिर प्लस प्लस 13 का भाग 13 में कितनी बार, एक बार, ये अपना काम हो गया। फिर 13 ऐसा कैसा लिख दो, 7 इंटू 11 कितना होता है, 77, 77 को 1 से गुणा करेंगे तो 77 ही देगा, 77 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 78, तो ये आ जाएगा 78। तो मुझे बताओ यहाँ पर गुणनखंड में 13 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है, तो एक के अतिरिक्त और संख्या मिली कि नहीं मिली, मिली है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साथियों, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप लिखोगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त हुए, गुणनखंड प्राप्त हुए, अतः ये एक भाज्य संख्या, अतः यह एक भाज्य संख्या। क्या संख्या साथियों, भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, दिमाग में बिठाओ। जैसे ये 6 है, 6 के अंदर आप देखते हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 भी है और ये 3 भी, यानी मुझे बताओ कि 2 और 3 के गुणा होने से जो संख्या आपको मिल रही है उसमें 2 का भाग भी जा रहा है, उसमें 3 का भाग भी जा रहा है, और 6 है तो इसका खुद का भाग भी जाएगा और 1 का भाग तो सब में जाता ही है, तो इसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसे देखो ना, 13 और 78 के गुणा होने से अगर कोई संख्या बनेगी तो उससे बताओ 13 का भाग जाएगा तो बिल्कुल जाएगा, 78 का जाएगा तो जाएगा, खुद का जाता तो खुद का तो सब में जाता है, 1 का भाग सब में जाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या बोल रहे हैं। भाज्य का मतलब भाग जाता हो, किसका, खुद का, रेखा तो समझ जाता है, और किसी संख्या का भाग जाता हो। तो जैसे इसमें 13 और 78 का भाग जा रहा है, यहाँ पर देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 इधर भी है और प्लस के बाद उधर भी 5 है, तो 5 को प्यारे साथियों कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1, 5 की जगह क्या देगा 1, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 कितना होता है 42, तो यहां से मिला आपको 42, फिर देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना होता है 24, यह आ जाएगा 24, और फिर प्लस क्या करना, 1 करना है, तो 42 और 24 को गुणा कर लो, देखो इधर कर लेते हैं, 24 को किससे गुणा करना है, 42 से। ठीक है, एक तो हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 4 और 6 कितना होता है 10, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 1 10, 1008, तो ये आया आपके पास 1008, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कोई संख्या मिली। तो यहां पर भी आप देखो, ध्यान से देखो कि आपको 5 और 1009 से कोई भी संख्या अगर मिलेगी तो उसमें 5 का भाग जाएगा, 1009 का भाग जाएगा और उसमें खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको सेम लाइन लिखनी है कि आप लिखोगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अतः ये एक भाज्य संख्या होगी। बिल्कुल, जब भी आपको एक के अलावा और गुणनखंड मिल जाते हैं तो वो संख्या भाज्य होती है, इस बात को दिमाग में फिट करके रखें। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई पार्क है, उस पर सोनिया और रवि दोनों चक्का लगा रहे हैं।
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते। देखना, सोनिया और रवि दो है, दोनों दौड़ रहे हैं। सोनिया इस चक्कर को पूरा करने में कितना समय लेती है साथियों? 18 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है साथियों? 18 मिनट लेती है। और रवि कितना समय लेता है साथियों? 12 मिनट लेता है। क्या लेता है? 12 मिनट। अब हमें यह पूछा जा रहा है कि दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो बताओ वापस ये एक साथ कब होंगे? वापस ये एक साथ कब होंगे? तो ऐसी स्थिति जब भी आती है ना साथियों, एक साथ जब होने का समय निकालना होता है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं रवि द्वारा लिया गया समय। रवि द्वारा लिया गया समय किसमें? तो एक चक्कर पूरा करने में लिख देना ना, लिया गया समय वो हो जाएगा आपका साथियों 12 मिनट। कितना हो जाएगा? 12 मिनट। फिर बात करते हैं सोनिया द्वारा लिया गया समय। कितना हो जाएगा? सोनिया द्वारा वही एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय, वो कितना हो जाएगा? लिया गया समय तो वो हो जाएगा प्यारे साथियों 12 मिनट, सॉरी 18 मिनट। सोनिया कितनी ले रही? 18 मिनट। ठीक है, तो सोनिया का भी पता चल गया, रवि का भी पता चल गया। अब हमें निकालना है इनके वापस मिलने में लगा समय। ठीक है, तो सोनिया व रवि को वापस एक साथ मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय। और वो जो होगा प्यारे साथियों वो होगा एलसीएम ऑफ 18 और 12, जो भी दो संख्या दे रखी उसका एलसीएम होगा। अब जब भी आपको केवल एलसीएम निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके। 2 का भाग 2 9 बार, 2 का भाग 2 इसमें 6 बार, फिर 2 का भाग 2 इसमें तो नहीं जा रहा था ऐसा कैसा, इसमें जा रहा था 2 3 है 6 3 बार, फिर 3 का भाग इसमें 3 बार और इसमें 1 बार जा रहा है, फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें 1 बार और इसमें 1 बार। यहां तक दिख रहा ना स्क्रीन में? ओके, तो ये आ जाएगा। तो यहां हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा, क्या आएगा? एलसीएम वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2, फिर आ जाएगा 3 इंटू 3, यह आ जाएगा 3 इंटू 3। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 12 3 36, तो यह आ जाएगा 36 मिनट। तो इन दोनों को वापस मिलने में कितना समय लगेगा साथियों? 36 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 36 मिनट। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं। ठीक है, यह मैंने एलसीएम ही क्यों ज्ञात किया? क्योंकि साथियों देखो एलसीएम क्या होता है? 12 और 18 दोनों को, अब इनका एक ऐसा गुणज मिलेगा, एलसीएम का मतलब एक ऐसा गुणज मिलेगा जो जिसमें इन दोनों का भाग जाएगा। आ रही बात समझ? 12 का भी उसमें भाग जाएगा और 18 का भी उसमें भाग जाएगा। जैसे देखो एलसीएम का सीधा तरीका होता है कि छोटी छोटी संख्या होती है ना उसका पाड़ा बोलो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36। तो 36 एक ऐसा अंक मिला जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है, 18 का भी भाग जा रहा है, यानी ये दोनों उस समय क्या हो रहे हैं? वापस जाकर के मिल रहे हैं। क्या हो रहा है साथियों? वापस जाकर के मिल रहे हैं। इसलिए मैंने इनका क्या लिया साथियों? एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम, ताकि ये दोनों वापस एक जगह क्या हो जाए? मिल जाए, यानी ये दोनों वापस किसी एक संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे। क्या कर दे साथियों? विभाजित कर दे। और अब देखो 36, ऐसा नहीं कि 36 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं, 36 के बाद भी और संख्या ऐसी आएगी जिसमें ये दोनों वापस विभाजित करेंगे, लेकिन वो इनका दूसरी बार मिलाप होगा। ठीक है, फर्स्ट बार मिलाप कब होगा? क्योंकि पहली से पहली संख्या में 36 मिली जिसमें 12 भी विभाजित कर रहा है, 18 भी विभाजित कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया साथियों? एलसीएम ज्ञात कर लिया। ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर है? तो इस प्रकार साथियों अपनी 1.1 यहाँ पर क्या होती है साथियों? क्लियर होती है। आने वाली क्लासेस के अंदर अपन प्रश्नावली 1.2 को भी यहाँ पर क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, यानी सिद्ध करने वाले सवालों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आपको क्लासेस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, क्लासों को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें। ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लासों के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो अभी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।